सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे एसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जो आया है उसमें जो फॉर्म फिलअप आपको करना है तो वो किस तरीके से आपको करना चाहिए, किन किन बारीकियों का आप लोगों को ध्यान रखना है। काफी सारी मिस्टेक्स ऐसी हैं जो कि आपसे हो सकती हैं जिनके लिए बाद में आपको पछताना पड़े। तो अगर आपको सीजीएल का फॉर्म फिल करना है या उसके बारे में जानकारी चाहिए तो ये वीडियो आपके लिए एकदम सही वीडियो है। आजकल आपने देखा ही होगा कि काफी सारे इश्यूज एसएससी में चलते हैं, फॉर्म भरने से लेके फाइनल रिजल्ट तक इश्यूज रहते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी इश्यू का शिकार ना हो तो फॉर्म भरने से पहले कंप्लीट जानकारी आपके पास में होना मैंडेटरी है और जरूरी है। तो कंप्लीट जानकारी इस वीडियो के अंदर मिलेगी। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि इस चैनल पे आपको हर एक एग्जाम की हर तरीके की जानकारी कंप्लीट तरीके से मिलती है। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। नोटिफिकेशन डेट और जो बाकी की इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो सब, वैकेंसी डिटेल, न्यू पोस्ट कौन सी हैं, एप्लीकेशन फीस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, अप्लाई कैसे करना है, फोटो अपलोड कैसे होगा, एज लिमिट क्या है, स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, किस तरीके से कितने टीयर्स होते हैं एग्जाम में। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस और ओबीसी जो एनसीएल का इश्यू रहता है वो क्या है आपका, उससे किस तरीके से बचा जाए। रिजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस, अगर आपका स्कोर टाई होता है तो वहां पे कैसे रिजोल्यूशन निकलेगा। स्किल टेस्ट क्या होता है, स्लाइडिंग रूल क्या है, जो वेटिंग लिस्ट जिसको बोला जा रहा है इसके बारे में भी जानकारी, और कट ऑफ एनालिसिस पिछले कुछ सालों का। तो ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं। आइए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले जो क्रूशियल डेट्स हैं, आपकी इंपोर्टेंट डेट्स हैं, नोटिफिकेशन डेट जो है, तो जो ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 9 तारीख यानी 9 जून से आपके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। तो आप अभी भी फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की वो है आपकी 4 जुलाई, नॉट 4 अगस्त, 4 जुलाई, 4/7/2025, यानी कि लगभग 25 दिन का टाइम आप लोगों को दिया गया है। तो 25 दिन के अंदर आपको फॉर्म भरने हैं। साथ ही साथ में जो करेक्शन डेट है, यानी कि मान लीजिए फॉर्म भरते टाइम आपसे कोई गलती रह गई तो जो करेक्शन विंडो ओपन होगी वो 9 जुलाई से लेकर 11 जुलाई तक ओपन रहेगी, 3 दिन के लिए। तो ये करेक्शन विंडो है, लेकिन अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो करेक्शन विंडो यूज करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम डेट्स अगर हम बात करें तो टीयर 1 जो है वो आपको पता ही है 13 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक होने वाला है, और टीयर 2 जो एग्जाम है आपका वो दिसंबर में होगा। एसएससी ने ये टेंटेटिव डेट आपकी दी है। अगर हम बात करते हैं वैकेंसी डिटेल, कितनी कितनी वैकेंसीज कौन से साल में आई हैं। 2022 में 36,012 वैकेंसीज थी। इसमें ज्यादातर वैकेंसीज जो थी वो पीएएसए की थी, लगभग 26-27,000 25,000 के करीब आपकी पीएएसए थी। तो नॉर्मल वैकेंसीज कमी थी, पीएएसए की वजह से इतनी ज्यादा थी। 2023 में 8415 वैकेंसीज थी आपकी। 2024 में 18,234। अगर रिसेंट ईयर्स में देखें तो सबसे अच्छी वैकेंसीज 24 में थी। देखने में लगेगा कि 22 में है, बट 22 में ज्यादातर पोस्ट पीएएसए की हैं, 24 में अच्छी वैकेंसीज थी। 24 की राह पे ही 25 में भी काफी अच्छी वैकेंसीज है, 14,582 अब तक है। मान के चलिएगा कि लगभग 17,700 से लेकर 18,000 के बीच में आपकी टोटल वैकेंसीज हो जाएंगी लास्ट तक, जो मेरा अप्रोक्सीमेशन है। ठीक है, तो 17 से 18,000 के बीच में आपको वैकेंसीज देखने को मिलेंगी 2025 में टोटल, क्योंकि ये अभी टेंटेटिव है, अभी बढ़ेंगे। न्यू पोस्ट कौन सी अब की बार ऐड हुई है। सबसे पहले आप देखोगे ये एएसओ ईपीएफओ का होता है और ये 4600 ग्रेड पे की पोस्ट है। एक तो ये नई पोस्ट अब की बार आई है। एक आपकी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की आई है जो कि इनकम टैक्स में, जो कि 4200 है। इसमें काफी अच्छी वैकेंसीज हैं, तो इसका आप देख सकते हैं, काफी अच्छी वैकेंसी है। इसके अलावा एक सेक्शन हेड की आई है जो कि फॉरेन ट्रेड करके है, ठीक है, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है, ये आपका है। ये 4600 ग्रेड पे की नौकरी है। तो ये 3 नौकरियां नई ऐड हुई हैं जो कि पिछले साल नहीं थी। अभी तक अगर देखा जाए तो डीए की वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं करी गई हैं, सीबीआई की रिपोर्ट नहीं करी गई हैं, यानी कि कई सारे ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज रिपोर्ट नहीं करी गई हैं। तो जो वैकेंसीज अभी दी गई हैं उनमें इंक्रीज होने का चांस है। डबलओ की वैकेंसीज अब की बार भी कोई नहीं है, यानी कि 0 वैकेंसी के साथ में एसएससी चले जा रहा है। एप्लीकेशन फीस आपकी कितनी रहती है, तो भाई जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जनरल यानी कि यूआर जिसको बोला जाता है, इनकी 100 रुपए है। एससी, एसटी और जो पीएचके, जो फिजिकली हैंडीकैप्ड लोग होते हैं, इनकी बेसिकली 0 है। इसके अलावा जितनी भी फीमेल आपकी होती हैं इन सब की भी 0 रहती है, किसी भी कैटेगरी की हो। आगे देखते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए। देखो 3 तरीके की पोस्टें, एक जेएसओ है, एक स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर ग्रेड 2 है, और आपकी बाकी की पोस्टें। जेएसओ के लिए अगर सिंपल शब्दों में कहें
तो या तो 12वीं क्लास में 50% नंबर आए हों और आपने ग्रेजुएशन कर रखी, मतलब 12वीं क्लास में मैथ्स में 60 मार्क्स हों, 60% मार्क्स हों और आपकी ग्रेजुएशन हो, या फिर जब ग्रेजुएशन करिए वहां पे आपका बेसिकली स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट रहा हो। ये तो जेएसओ के लिए। ये जो स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेटर है इसके लिए जब ग्रेजुएशन आपने किए उसमें स्टैटिस्टिक्स एक सब्जेक्ट चाहिए। यानी ध्यान देंगे यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके पास, या तो ग्रेजुएशन में स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए या फिर नॉर्मल ग्रेजुएशन करी हो और 12th में मैथ्स में 60% से ज्यादा मार्क्स हो। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि ग्रेजुएशन में आपका स्टैटिस्टिक्स होना चाहिए। बाकी की सभी पोस्ट जो हैं उनके लिए सिर्फ आप ग्रेजुएट होने चाहिए। अगर कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे ऐसे बच्चे जो कि अभी फाइनल ईयर का एग्जाम दिया है उनका रिजल्ट 1/8/2025 से पहले का होना चाहिए। ये एसएससी की रिक्वायरमेंट है। यानी कि अगर आपका रिजल्ट 1/8/2025 के बाद का है तो एसएससी उन कैंडिडेट्स को कंसीडर नहीं करेगा। यानी कि अपियरिंग वाले भर तो सकते हैं लेकिन और अपियरिंग क्या कायदे से तो ग्रेजुएट ही हैं, तो लेकिन रिजल्ट आपका 1/8/2025 से पहले का चाहिए। तो ये ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं कि अप्लाई आपको कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए आपको सीधे किसी और वेबसाइट पर नहीं जाना है, एसएससी की जो नई वेबसाइट है ssc.gov.in उस पर जाना है। पुरानी वेबसाइट पे आप फिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। वहां पे इसके दो स्टेप होते हैं फिल करने के। एक होता है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। अगर आपने पिछले साल के एग्जाम्स दिए थे इसका मतलब है कि आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन पहले से हो रखा है, क्योंकि 2024 के जो एग्जाम्स हुए थे उससे पहले नई वेबसाइट आई थी। अगर आपने अब तक एसएससी का 2024 से लेकर अब तक कोई एग्जाम नहीं दिया है तो पहले आपको ओटीआर करना पड़ेगा और उसके बाद फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आपका ओटीआर पहले से हो रखा है तो सिर्फ फॉर्म फिल करना है, ठीक है। जिन बच्चों का मैं मान के चलता हूं कि आपको ओटीआर भी करना है तो सबसे पहले ओटीआर करना है। ओटीआर करने के लिए आपको क्या करना है, सीधे एसएससी की वेबसाइट पे जाओ, वहां पे एक ऑप्शन होगा लॉग इन और रजिस्टर, वहां पे रजिस्टर नाउ पे आपको क्लिक करना है, वहीं से सीधे ओटीआर खुल जाएगा। जब भी आप ओटीआर करें यानी कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करें तो ध्यान रखें आधार कार्ड का इनेबल वाला ही करें, वो आपका फायदेमंद रहेगा, ठीक है। आजकल एक ओटीआर का इशू भी चल रहा है, काफी सुना होगा आप लोगों ने। तो ओटीआर में ना ये बात ध्यान देने की है, ओटीआर एडिट करने का ऑप्शन एसएससी ने बंद कर रखा है, लेकिन अगर आपको न्यू ओटीआर करना है तो आप कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान देंगे, ओटीआर का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। आप अपने रोल नंबर, आपका फोटोग्राफ या आपका आधार कार्ड, यानी कि कोई भी जो डिटेल आपकी है जो यूनिक डिटेल होती है, जैसे आपका जो 12th और मतलब 12th का 10th का या ग्रेजुएशन का जो रोल नंबर होता है वो यूनिक है, तो उससे आप एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जो आपका आधार कार्ड नंबर है वो यूनिक है, आप उससे एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ठीक है। जो आपका फोटो है वो यूनिक है, आप उससे एक ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते हो कि आपने अपने एक जगह कहीं रजिस्ट्रेशन कर रखा है फिर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं पिछले वाला रजिस्ट्रेशन सही नहीं, दोबारा कर ले, नहीं। ओटीआर का मतलब ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन, एक ही बार होना है वो, ठीक है। तो ये बात ध्यान देने की है। तो जब भी ओटीआर करें बड़े ध्यान से करें, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। जो जो इंस्ट्रक्शंस एसएससी की साइट पे आते जाएं उनको फॉलो करते जाओ। आप मान के चल रहे हो कि ग्रेजुएशन का पेपर देने जा रहे हैं तो जो जानकारी वहां पर मांगी जाती है उतना देने के लिए आप सक्षम हैं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप सीधे मुझे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना प्रशांत_सोलंकी_इंग्लिश, आपको कंप्लीट जानकारी दे दी जाएगी, ठीक है। तो दोनों स्टेप आपको ध्यान रख लेने। तो कैसे कैसे फिर भी एक बार डिटेल में बता देते हैं। वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो आपको देखने हैं। आधार बेस्ड जो ऑथेंटिकेशन है वो आजकल इंप्लीमेंट हो चुका है, तो इसको आप जरूर ध्यान रखेंगे। आधार कार्ड वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट रहता है, जैसे आपने अक्सर सुना होगा कि चश्मा लगा लिया या फोटो ब्लर था या कुछ ऐसा था तो फॉर्म रिजेक्ट हो गया। अगर आपका फोटो या सिग्नेचर ब्लर है लेकिन आपका जो ओटीआर है वो आधार कार्ड बेस्ड है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। दूसरा, जब सेंटर पे जाते हैं तो कई बार इश्यू आता है कि जो आईडी प्रूफ था उस पर मान लीजिए फोटो क्लियर नहीं था, या जो आईडी प्रूफ था उस पर मान लेते हैं कि जो नाम पिताजी का नाम नहीं था, कुछ ऐसा था, ठीक है, या एड्रेस अच्छे से नहीं था तो उसमें दिक्कत करते हैं। अगर आपका आधार कार्ड इनेबल्ड है तो ऐसे केस में आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, ना आपको सेंटर पे फोटोग्राफ ले जाने की जरूरत है और ना ही कोई अदर आईडी की आपको जरूरत पड़ेगी, सिर्फ आपका आधार कार्ड अपने आप में सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखेंगे। जिनका आधार कार्ड इनेबल नहीं है वो लोग ये ध्यान देंगे ओटीआर में कि अगर आधार कार्ड आपने इनेबल नहीं कर रखा है, इसका सीधा सा मतलब है कि आपको जब सेंटर पे पेपर देने जाना है तो एक तो पेपर के टाइमिंग से, जो रिपोर्टिंग टाइम है उससे 2 घंटे पहले आपको पहुंचना है, जो क्लोजिंग टाइम है।
ठीक है, उससे 2 घंटे मिनिमम पहले पहुंचना है। दूसरा, आपको 2 कलर्ड फोटोग्राफ चाहिए रिसेंट के। तीसरा, आपको एक ऐसा आईडी प्रूफ हो चाहिए जिसपे आपका फोटो भी हो, जिसपे आपका नाम हो, पिताजी का नाम हो और आपका कंप्लीट एड्रेस हो। यानी कि इनको थोड़ी दिक्कत रहती है, तो मैं कहूंगा कि आधार वाला ही आपको इनेबल कर लेना चाहिए। वही यहाँ पे लिख रखा है, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे देखेंगे ऑनलाइन फॉर्म कैसे भरना है। तो देखो, ऑनलाइन फॉर्म में 2 मेजर पॉइंट आपके रहते हैं, वो एक तो फोटो और सिग्नेचर। तो फोटो के लिए आपको ध्यान रखने वाली जो बात है वो ये है कि अच्छी रोशनी वाले स्थान और सादे यानी कि व्हाइट बैकग्राउंड पृष्ठभूमि का चयन करें। कैमरा आंखों के स्तर यानी आई लेवल पर होना चाहिए। जब कैमरा लाइव फोटो लेते हैं ना, पहले क्या होता था कि फोटो अपलोड होता था, ज्यादातर जगह पर अपलोड ही होता है, बट एसएससी एग्जाम्स में लाइव फोटो लिया जाता है। यानी कि आप सामने खड़े होगे, सीधा फोटो क्लिक किया जाएगा, ऐसा नहीं कि पुराना फोटो अपलोड करना है। ठीक है, तो कैमरे के ठीक सामने सीधे खड़े हो और सीधा सामने ही देखें। सुनिश्चित करें कि उम्मीदवार का चेहरा कैमरे द्वारा निर्धारित क्षेत्र के भीतर पूरी तरह से दिखाई दे रहा हो। ऐसा नहीं हो कि चेहरा कट रहा हो, चेहरा ना तो बहुत पास हो और ना ही बहुत दूर हो। पूरा चेहरा निर्धारित क्षेत्र में समाहित होना चाहिए तथा उसका कोई भी भाग बाहर नहीं होना चाहिए। फोटो खींचते समय उम्मीदवार को टोपी, मास्क, चश्मा आदि नहीं पहनना चाहिए। तो ये सब चीजें नहीं पहननी है, ये बार बार की चीजें, इनको आपको गलती करने का कोई स्कोप नहीं है। ठीक है, तो फोटो अपलोड करते टाइम पे ये ध्यान रखना है, वही वाली चीजें कि टोपी ना पहनी हो, चश्मा ना लगाए हो, ये सब। खराब गुणवत्ता वाली, अत्यधिक छोटी, धुंधली या साइड फेस वाली फोटो वाले आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, स्कैन्ड सिग्नेचर, सिग्नेचर तो लाइव कर नहीं सकते, तो इसको स्कैन करके अपलोड करना होता है। इसको या तो जेपीईजी फॉर्म में करते हैं या जेपीजी फॉर्म में करते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। इसका जो साइज रहता है वो 10 KB से लेके 20 KB तक का होता है। जो इमेज की डायमेंशन है सिग्नेचर की, वो लगभग 4 सेंटीमीटर विड्थ होनी चाहिए और 2 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि इतनी विड्थ है और इतनी थोड़ी सी हाइट है, यानी कि हाइट कम है और विड्थ ज्यादा है। एप्लीकेशन विथ ब्लर्ड सिग्नेचर विल बी रिजेक्टेड समरीली, यानी कि अगर सिग्नेचर ब्लर्ड है तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फॉर द PWD यानी कि पीपल विथ डिसेबिलिटी या पर्सन विथ डिसेबिलिटी, जो VH कैटेगरी कैंडिडेट्स हैं, द थंब इंप्रेशन इज ऑल्सो अलाउड, उनके लिए सिग्नेचर की जगह पर थंब इंप्रेशन भी अलाउड है। आगे देखेंगे हाउ टू अप्लाई, तो वो तो था OTR वाला, मतलब हाउ टू अप्लाई में और क्या वाला है, तो OTR में ये देख लेंगे। देखो एक बार, all the candidates who wish to apply in response to this notice and have not generated their one time registration OTR on the new website of the commission, यानी कि अगर आपने नई वेबसाइट पे अब तक ssc.gov.in पे अगर रजिस्टर नहीं कराए तो आपको भाई साहब नया OTR जनरेट करना ही पड़ेगा। जो पुरानी वेबसाइट के OTR हैं ssc.nic.in, ये वैलिड नहीं होंगे, ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, और अगर आपने एक बार OTR कर लिया है तो वो CGL, CHSL, CPO फेज, जो आपके सिलेक्शन पोस्ट के पेपर होते हैं वो हो गया, स्टेनोग्राफर हो गया, MTS हो गया, कोई भी एग्जाम है हर किसी के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे यही कहा गया है। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ऑप्ट फॉर आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन, ये बार बार SSC यही कह रहा है। ठीक है, तो ये वाली चीज यहाँ पे सेम ही दे रखी है, आगे देखेंगे। अब बात करते हैं एज लिमिट की, कि एज लिमिट आखिरकार आपकी क्या क्या रखी गई है। देखो, कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनमें 18 से 27 साल की एज लिमिट होती है। जितनी भी 2400 ग्रेड पे की और 2800 ग्रेड पे की पोस्ट हैं उनमें आपका ये है। 20 से 30 साल कुछ पोस्ट में एज है। जितनी लगभग ASO पोस्ट हैं, एक आधे ASO को छोड़ के, उनमें लगभग 20 से 30 साल है। MEA हो गया, CSS हो गया, इनमें 20 से 30 साल होती है, 18 नहीं होती है, 20 होती है मिनिमम। ठीक है, इसके अलावा जो आपकी इंस्पेक्टर पोस्ट वगैरह हैं, जैसे कि एक्साइज का इंस्पेक्टर हो गया, प्रिवेंटिव हो गया, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, इनकी 18 से 30 होती है। JSO वाली जो पोस्ट है उसमें 18 से 32 साल होती है। उनके लिए ये क्राइटेरिया दे रखा है कि इनकी एज यहाँ तक, यानी कि जो एज जो रेकनिंग है ना वो आपकी एक मतलब अगस्त के हिसाब से ली गई है, ना कि जनवरी, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे एज रिलैक्सेशन कितना है, तो SC ST को 5 साल होता है, OBC को 3 साल, एक्स सर्विसमैन को सर्विस प्लस 3 साल। ठीक है, जितना सर्विस करिए प्लस में 3 साल। EWS और OBC का जो इश्यू रहता है, तो क्रूशियल डेट फॉर क्लेम ऑफ SC ST OBC PWBD ESM स्टेटस और एनी अदर बेनिफिट, जो भी फीस कंसेशन है, रिजर्वेशन चाहिए, एज रिलैक्सेशन चाहिए, इन सब में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो फाइनेंशियल ईयर है, द इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट वैलिड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 इश्यूड ऑन द बेसिस ऑफ इनकम ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 24-25 इन अकॉर्डेंस विद DOPT, ये ऑर्डर है वही चलेंगे। यानी कि आपको जो एक तो जितने बच्चे EWS वाले हैं उनका EWS वो चलेगा जो रिसेंट का है,
जो 24-25 के हिसाब से बनाया गया है 25-26 के लिए वो वैलिड है, यानी कि ईडब्ल्यूएस अगर नहीं बनाया तो तुरंत बनवा लो। ओबीसी वैसे 3 साल तक वैलिड रहता है आपका, ओबीसी SC ST वगैरह, लेकिन कुछ डिपार्टमेंट ऐसे देखे गए हैं जो कि जो करंट ईयर है ना उसका मांगते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर ओबीसी भी थोड़ा पुराना हो रखा है तो ओबीसी सर्टिफिकेट भी दोबारा बनवा लें, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट का आपको बनवाना है, स्टेट गवर्नमेंट वाला नहीं बनवाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट वाला जनरली इंग्लिश में पाया जाता है, स्टेट गवर्नमेंट का इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही होता है, ठीक है। जनरली इंग्लिश में होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट वाला होना चाहिए, इंश्योर करें। बाकी सब चीजें आपकी नॉर्मल है, कुछ और एक्स्ट्रा इसमें नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पे भी है एज मतलब अ पर्सन सीकिंग अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिजर्वेशन टू ओबीसी मस्ट इंश्योर दैट ही डज नॉट फॉल इन क्रीमी लेयर ऑन द क्रूशियल डेट। यानी कि जो ओबीसी वाले हैं उनको ये भी ध्यान रखना है कि वो क्रीमी लेयर के अंदर नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो जो नॉन क्रीमी लेयर है ना उसके अंदर वो आने चाहिए, ये भी ध्यान रख लेना है, ठीक है। टाइम टू टाइम सीकिंग एज रिलैक्सेशन रिजर्वेशन ETC सबमिट द रिक्विजिट सर्टिफिकेट एज पर द फॉर्मेट। यानी कि ये कहा गया है कि अगर आप नॉन क्रीमी लेयर के हो तो ही आपको ओबीसी में मिलता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। आगे देखेंगे स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन क्या कैसे कैसे रहेगी। तो सबसे पहले जैसे फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरे जाने के बाद टीयर 1 का एग्जाम है 13 अगस्त से ले। तो टीयर 1 में 100 क्वेश्चन होते हैं, 25 मैथ्स, 25 रीजनिंग, 25 इंग्लिश, 25 GS, ठीक है। हर क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 200 नंबर हो गए। टाइम 60 मिनट का होता है और ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है। हालांकि ये क्वालिफाइंग इन नेचर होता है लेकिन इसका कट ऑफ जाता है और कति भयंकर जाता है, एकदम धागे खोल देने वाला कट ऑफ जाता है, 150 प्लस गया है पिछले 2 साल से, ठीक है। इसके बाद में इसका टीयर 2 एग्जामिनेशन होता है जिसमें अलग अलग सेक्शंस होते हैं। एक तो आपका 130 नंबर का ऑब्जेक्टिव पेपर होता है जिसके बेस पे कट ऑफ बनती है। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, इसमें 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 रीजनिंग के, 25 GS के और 45 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के होते हैं। हर क्वेश्चन 3 नंबर का होता है, नेगेटिव मार्किंग 1 नंबर की होती है। प्री में नेगेटिव मार्किंग आधे नंबर की होती है, इसमें 1 नंबर की होती है। 120 मिनट का समय होता है जिसमें से 30-30 क्वेश्चन जो रीजनिंग के होते हैं वो 60 मिनट, रीजनिंग और मैथ्स के वो 60 मिनट में, 45 क्वेश्चन इंग्लिश और 25 क्वेश्चन GS ये 60 मिनट में। इसके बाद में कंप्यूटर होता है, 20 क्वेश्चन होते हैं, 60 नंबर होते हैं, 15 मिनट का होता है। इसके बाद में आपकी टाइपिंग होती है 15 मिनट की। कंप्यूटर और टाइपिंग क्वालिफाइंग है, इसके बेस पे कट ऑफ लगता है फाइनल। ये एग्जाम पैटर्न है जो मैंने अभी बताया था, सेम उसी तरीके से नेगेटिव मार्किंग 0.5 है। ये मेंस का एग्जाम पैटर्न है जो मैंने अभी बताया था, सेम उसी तरीके से। मैथ्स रीजनिंग 30-30 नंबर के, मतलब 30-30 क्वेश्चन है, लेकिन इंग्लिश आपका 45 क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखनी है। और इंग्लिश की तैयारी आप लोगों को कैसे करनी है तो उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ। सबसे पहले तो मेरे भाई आप इंग्लिश VOD बैच लीजिए, 2 महीने के अंदर कंप्लीट कीजिए उसको ढंग से। 2 महीने ही आपके पेपर में बचे हुए हैं एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप इजीली उसको 50-55 दिन में निपटा सकते हैं। तो इंग्लिश VOD बैच आपके सामने पहला ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कि नहीं जी हमें VOD बैच से नहीं पढ़ना है तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। 45 दिन 45 मैराथन, मैं आपको एक बार दिखाई देता हूँ यहाँ पे, रैंकर्स गुरुकुल पे हमने चला रखी है 45 दिन 45 मैराथन, ठीक है। तो जैसे रैंकर्स गुरुकुल चैनल पे जाओगे तो आपको मिलेगा 45 दिन 45 मैराथन इंग्लिश की, शाम 5 बजे लाइव क्लास होती है, जरूर अटेंड किया करें। इसके अलावा जो चैप्टर मैं यहाँ पढ़ाता हूँ उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ, टॉप 50 क्वेश्चंस हर चैप्टर के। तो प्रैक्टिस के लिए आपको ये चैनल है हमारा प्रशांत सोलंकी इंग्लिश, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस पर आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिलता रहता है, ठीक है। साथ ही साथ में सबसे बड़ी समस्या जो बच्चों के लिए रहती है वो रहती है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन के लिए हमने एक सीरीज चला रखी है रीडिंग बूस्टर, जिसकी ऑलरेडी 37 पैसेज में डाल चुका हूं। आप पेपर तक देखोगे 60-65 पैसेज आपको मिल जाएंगे। अगर ये आपने 50 पैसेज भी इसमें से कवर कर लिए तो मैं भाई गारंटी देता हूं कि आपका रीडिंग का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, चाहे क्लोज टेस्ट है, चाहे PQRS है, चाहे आपका पैसेज का क्वेश्चन है जो कि मेंस में आएगा। तो आपको ये भी फॉलो कर लेना है, ठीक है। प्रशांत सोलंकी कॉन्सेप्ट्स करके हमने एक अलग ही चैनल बना रखा है, इस पर कोई फालतू की वीडियो आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ प्योर कंटेंट मिलेगा। एक भी एक्स्ट्रा वीडियो आप इसको पे नहीं देखोगे। रीडिंग बूस्टर एक कॉन्सेप्ट है इंग्लिश का, रीडिंग बूस्टर रीडिंग बूस्टर रीडिंग बूस्टर रीडिंग बूस्टर रीडिंग बूस्टर, कोई कोई एक्स्ट्रा वीडियो नहीं, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की चीजें मिलेंगी आपको, ओनली और ओनली पढ़ाई। यानी कि यहाँ पे बच्चे के लिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई अपडेट नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ आओ पढ़ो, ठीक है। तो ये तीनों चारों चीजें जो मैंने आपको बताई वो आपको फॉलो कर लेनी है, ठीक है। तो ये आपका क्योंकि मेंस में बहुत बड़ी वैल्यू रहती है इंग्लिश की। इसके बाद में रेजोल्यूशन ऑफ टाई केसेस क्या है, मान लीजिए कि नहीं 2 लोगों के मार्क्स बराबर हैं और जगह एक ही है, तो सबसे पहले तो वो क्या करते हैं कि
जो बेसिकली जेएसओ वाला तो अलग ही है, जेएसओ में जिसके मार्क्स ज़्यादा होंगे उसको दे देंगे। बाकी फिर सेक्शन 1 के मार्क्स देख लेते हैं, यानी कि मैथ्स रीजनिंग के मार्क्स ज़्यादा होंगे तो उसको दे देंगे, नहीं तो फिर बेसिकली ओल्डर कैंडिडेट को दे देते हैं। और या फिर आप कहें कि अगर एज भी बराबर आ जाए तो फिर आपका जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जिसका पहले आएगा उसको दे देते हैं, ठीक है। आगे स्किल टेस्ट यानी कि जो टाइपिंग होती है वो कैसे होती है। सो मॉड्यूल 2 है, सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ अ डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट, जिसको डीईएसटी बोल देते हैं, फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स इन सेशन 2 ऑफ द सेम डे। यानी कि जिस दिन मेंस होता है उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। 15 मिनट का टेस्ट होता है आपका, जिसमें 2000 यानी कि डिप्रेशन होते हैं फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 15 मिनट्स। डीईएसटी विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट। ऐसा मत समझना कि टाइपिंग इन पोस्ट के लिए इनके लिए नहीं, हर पोस्ट के लिए टाइपिंग होती है। हाउएवर इट विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर, क्वालिफाइंग है, क्वालिफाइड नहीं, क्वालिफाइंग, ठीक है। आगे एक आपका नया रूल आया है जो कि वेटिंग लिस्ट जिसको बोला जा रहा है, तो उसको भी मैं एक बार डिकोड कर देता हूं आप लोगों के सामने कि ये है क्या, ठीक है। अभी देखो कायदे की बात यह है कि एक बार यहाँ पे पढ़ेंगे ना, एज पर पॉलिसी ऑफ द कमीशन, कमीशन की पॉलिसी ये है कि एसएससी डज नॉट मेंटेन द वेटिंग लिस्ट या रिजर्व लिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ मल्टी फैक्टर एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय इट। कहा गया है कि देखो एसएससी वैसे तो वेटिंग लिस्ट नहीं रखता है, ठीक है। हाउएवर हालांकि इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड, लेकिन ऐसा पाया गया है कि फाइनल रिजल्ट के बाद में ना कुछ वैकेंसीज अनफुलफिल्ड रह जाती हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में। इसीलिए एसएससी का एक प्रयास है, एक एंडेवर है टू फिल ऑल द नोटिफाइड वैकेंसीज टू मैक्सिमम, कि ज्यादा से ज्यादा वैकेंसीज को हम भर पाए। द कमीशन इज कॉन्टेम्पलेटिंग, कॉन्टेम्पलेट करने का मतलब होता है विचार करना, यानी कि अभी इन्होंने ना एग्जैक्टली लेके नहीं आए कोई सिस्टम, दे आर जस्ट कॉन्टेम्पलेटिंग, यानी कि विचार कर रहे हैं। अभी ये फाइनल नहीं है, ध्यान रखना, इन वर्ड्स पे जाना इनके पे, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो दे आर कॉन्टेम्पलेटिंग टू इंट्रोड्यूस, कि वो इंट्रोड्यूस करेंगे अ स्कीम, एक स्कीम फॉर सिंगल राउंड ऑफ पोस्ट अलॉटमेंट स्लाइडिंग सीकिंग। अब देखो ये देखना, फॉर सिंगल राउंड ऑफ पोस्ट अलॉटमेंट, पोस्ट अलॉटमेंट स्लाइडिंग, यानी कि उनका कहना है कि सिंगल राउंड होगा। ऐसा नहीं है जैसे मान लीजिए आज एसएससी ने फाइनल रिजल्ट जारी करा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगले 2 महीने में डिपार्टमेंट ने कंप्लीट करा दी, डीवी एसएससी नहीं कराता है। हालांकि जब ये स्कीम आई थी तो मैंने खुद भी बोला था कि डीवी एसएससी कराएगा, बट अनफॉर्चुनेटली एसएससी ने कहा कि नहीं जी हम नहीं कराएंगे। कायदे से ये स्कीम तभी बेहतर चल पाएगी जब एसएससी खुद डीवी कराए, बट अनफॉर्चुनेटली एसएससी नहीं करा रहा है, ठीक है। तो एसएससी का कहना है कि उन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया, जैसे ही ये रिजल्ट जो है, जो यूजर डिपार्टमेंट है यानी जहां जहां की वैकेंसी उन पे जाएगा, वो लोग डीवी कराएंगे, और डीवी कराते ही वो एसएससी को रिपोर्ट बैक करेंगे कि जी देखो इतने लोग डीवी में अपीयर नहीं हुए या इतने लोग डीवी में फेल हो गए। उसके बाद में एसएससी क्या करेगा, दोबारा से रिजल्ट जारी करेगा। और दोबारा से रिजल्ट आने का मतलब क्या है कि जैसे मान लीजिए कि रैंक 10 आदमी था, रैंक 10 ने कोई डीवी अटेंड नहीं करा, तो जिसकी रैंक 11 थी अब उसकी रैंक 10 हो जाएगी। मान लीजिए टॉप 100 में से 10 बच्चे ऐसे थे जो कि डीबी में नहीं गए, तो यानी कि जो एक्स्ट्रा थे ना 101 से लेके 110, अब वो टॉप 100 में आ जाएंगे, जिसकी वजह से लगभग सारे लोगों की पोस्ट चेंज होगी, और जिसकी वजह से न सिर्फ पोस्ट चेंज होगी बल्कि रैंक भी चेंज होगी, और बहुत सारे नए बच्चों को आगे आने का मौका मिलेगा। तो ये आपका एक स्कीम लेके आए हैं। हालांकि इसमें ना इन्होंने नोटिफिकेशन में इसलिए डाल दिया क्योंकि इनको पता था कि लोग गरियाएंगे इनको, इन्होंने पैटर्न में कोई बदलाव नहीं करा जो कि करना चाहिए था, जरूरी था, क्योंकि इनका पैटर्न अच्छा है नहीं। इन्होंने डीवी एसएससी के द्वारा नहीं करवाया जो कि इनको करना चाहिए था। इन्होंने मेंस एक शिफ्ट में होगा या ज्यादा शिफ्ट में होगा ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं करा जो कि करना चाहिए था। अगर कुछ नहीं करा है तो वेटिंग लिस्ट का ही दे देते हैं, स्लाइडिंग रूल बोल के इसको दे दिया इन्होंने। लेकिन इन्होंने आगे क्या लिखा है ये समझना, स्लाइडिंग सीकिंग टू फिल अप अनफुलफिल्ड वैकेंसीज रिपोर्टेड आफ्टर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन थ्रू एक्सटेंडेड कट ऑफ, एक्सटेंडेड कट ऑफ के थ्रू। अब देखो एक तो ये हो सकता है जो मैंने आपको बताया, दूसरा क्या है आपका, दूसरा ये भी हो सकता है कि ये लोग क्या करें कि भाई देखो जिसका डीवी जिस डिपार्टमेंट ने करा लिया अब वो उसी डिपार्टमेंट में रहो, जो नए बच्चे लेंगे जो जो वैकेंसीज खाली हुई थी वहां पे भेज सकते हैं, जो कि अगेन अनफेयर होगा। जैसे मान लीजिए 18,000 वैकेंसीज थी, अब जिसकी रैंक 18,005 है उसको तो कोई पोस्ट नहीं मिली, लेकिन मान लीजिए 5 लोग एमईए वालों ने ज्वाइन नहीं करा, तो वो 18,005 वाला तो एमईए में चला गया, और जिसकी रैंक 10,000 थी वो जाके कहीं पे टीए लगा हुआ है
तो वो तो केस करेगा कि यार 10,000 रैंक पे हमको टीए मिल रहा है, उसको 18,000 पे एमईए कैसे मिल गया। ये दिक्कतें इसमें रहेंगी। तो अब देखो एसएससी किस तरीके से करेगा। हालांकि इन्होंने फिर आगे ये भी लिख दिया है कि इंप्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्लाइडिंग स्कीम इज सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कहा है कि ये ना तभी लगेगी जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करेगी। यानी कि ऐसे भी चांसेस है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहे कि पागल हो, ये तो तुम कर ही नहीं पाओगे, और ये नहीं कर पाओगे तो इसको कैसे करें। तो ये भी हो सकता है इसमें, ठीक है। और अगर अप्रूव होगी तो कंप्लीट जो मॉडलिटीज हैं, कैसे कैसे इसको होना है, वो सब नोटिफाई करी जाएंगी कमीशन के द्वारा अपनी वेबसाइट पे। मुझे लगता है कि अभी इसमें गवर्नमेंट अड़ंगा डाल सकती है, ठीक है। बाकी देखते हैं क्या होगा। बाकी भाई अगेन फॉर श्योर सिलेक्शन ज्वाइन करना है आपको क्या, इंग्लिश स्पेशल वीओडी बैच। बाकी कट ऑफ एनालिसिस भी आपको बता देता हूं कि प्रीवियस ईयर में कट ऑफ किस तरीके से रही है। तो ये सारी अलग अलग कैटेगरीज हैं। 2023 में कट ऑफ 150 थी और 2022 में कट ऑफ 114 थी। यहाँ पे वैकेंसीज बहुत ज्यादा थी तो कट ऑफ कम थी और पेपर का लेवल भी एक हद तक ठीक था। 23 में लेवल गिरा तो 150 रह गई। यहाँ पे लगा था कि यार अब की बार वैकेंसीज ज्यादा है तो कट ऑफ कम आएगी, लेकिन पेपर का लेवल और गिरा जिसकी वजह से 153 कट ऑफ गई, ठीक है। बाकी भी कैटेगरीज की आप देख सकते हैं, यहाँ पे कैंडिडेट्स भी देख सकते हैं कि यहाँ पे देखो 3,60,000 लिए गए थे, यहाँ पे 1,65,000 लिए, यहाँ पे 71,000 लिए, यानी कि डबल से भी ज्यादा यहाँ लिए गए। उसके बाद भी कट ऑफ कम नहीं हुई, बढ़ी है, और हर कैटेगरी की लगभग बढ़ी है, ठीक है। तो ये आपकी कट ऑफ एनालिसिस था। बाकी मेरे भाई एक बार फिर से याद दिला दूं कि अगर आप अब तक अटेंड नहीं कर रहे हैं 45 दिन 45 मैराथन तो जरूर अटेंड करें, टॉप 50 क्वेश्चंस जरूर देखें। बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अभी के भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।